Good morning, good morning, good morning. A very good morning, all of you. Good morning, Mohit, Anand, Kunal, Rohit, Pawan, Rajनीश, निशार, लोकेश, मेघना, योगेश, गजेंद्र, शाहिल, विकी, इंद्रजीत, राहुल, पवन, अर्जुन, पल्लवी, हर्षित, मेहमा, राजकुमारी, राम, अभिषेक, मुकेश, युवराज, चंदन, रितु, नितेश, अवधेश, राजकुमारी, सौरभ, पवन, रजनीश, दिव्या, पारुल, आकांक्षा, प्रेरणा, रोहित, शिखा, वर्षा, आकांक्षा, आराधना, देवेश, अंशुल, रॉक, धीरज, राठी, चेतन, राजा, श्याम. A very good morning, all of you. Good morning, good morning, good morning. A very good morning. हाँ जी, तो भाई हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके थे? क्या पढ़ रहे थे? वेन डायग्राम, वेन आरेख, है ना? हम लोगों ने कल वेन डायग्राम टॉपिक स्टार्ट किया था, मतलब परसों वेन आरेख, और हम टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चंस कर चुके हैं और हम टाइप 1 कैटेगरी का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं. लेकिन वेन डायग्राम में बेटा, वेन डायग्राम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कंप्लीटली ऑप्शंस पे डिपेंड करते हैं. वो कंप्लीटली ऑप्शंस पे डिपेंड करते हैं. हम उन क्वेश्चंस को विदाउट ऑप्शंस नहीं बना सकते. ठीक है, हम उन क्वेश्चंस को विदाउट ऑप्शंस नहीं बना सकते हैं. ठीक है, तो टाइप 1 कैटेगरी के सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं. अब चलते हैं हम टाइप 2 और टाइप 3. और बेटा ये जो टाइप 2 कैटेगरी है ना, ये तो सबसे इजीएस्ट है, ये सबसे सिंपल है टाइप 2 कैटेगरी. देखो टाइप 2 कैटेगरी में होता क्या है, बाउंड्री के बेसिस पर हम अपने क्वेश्चंस को बना सकते हैं. जैसे यहाँ पर एक ट्राइंगल की बाउंड्री है और इस त्रिभुज के अंदर जितने भी हैं वो सभी के सभी कौन है? इंजीनियर्स है. इस त्रिभुज के अंदर जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे इंजीनियर्स हैं. ठीक है, ये एक रेक्टेंगल की बाउंड्री है. इस रेक्टेंगल के अंदर जितने भी हैं वो सभी के सभी डॉक्टर्स हैं. ये क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है, ये सर्किल है. इस सर्किल के अंदर जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी आर्किटेक्ट हैं. ये क्वेश्चन में गिवन है. अब यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे गए हैं 50, 60, 70. ठीक है, 5, 10, 15, 20. ये नंबर्स लिखे गए हैं यहाँ पर और इन नंबर्स के बेसिस पर हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चंस के आंसर्स हमें देने हैं. तो ये टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन होता है और मुझे ये क्वेश्चन सबसे इजी लगता है, सबसे आसान, बेहद आसान. क्वेश्चंस में कुछ करना ही नहीं है, बस बाउंड्री के बेसिस पर हम अपने क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं. ठीक है, बाउंड्री. जल्दी से आप इस फिगर को बना लो बेटा और नंबर्स लिख लो सारे. जल्दी से बना लो इस फिगर को, सारे नंबर्स नोट डाउन कर लो फटाफट से. हाँ जी, बना लिया फिगर. अब जरा इस फिगर से रिलेटेड देखो क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाएंगे. पहला क्वेश्चन लिखो बेटा इस फिगर से रिलेटेड, फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, हाउ मेनी इंजीनियर आर देयर, हाउ मेनी इंजीनियर आर देयर that are how many engineer are there that are only doctor, that are only doctor. इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या देंगे? हिंदी में क्या लिखेंगे बेटा? हिंदी में लिखो ऐसे कितने इंजीनियर हैं, ऐसे कितने इंजीनियर हैं, ऐसे कितने इंजीनियर हैं, हाउ मेनी इंजीनियर्स आर देयर, ऐसे कितने इंजीनियर्स हैं जो केवल डॉक्टर हैं, डेट आर ओनली डॉक्टर, जो केवल डॉक्टर हैं. ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो केवल और केवल डॉक्टर हैं, डॉक्टर के अलावा कुछ नहीं है. ठीक है, हाँ जी, डॉक्टर के अलावा कुछ नहीं है, जो केवल डॉक्टर है. तो बेटा ये क्वेश्चन बाउंड्री के बेसिस पे सॉल्व होता है. ऐसे कितने इंजीनियर हैं, इंजीनियर बेटा ट्राइंगल के अंदर है, ऐसे कितने इंजीनियर हैं,
जो केवल और केवल डॉक्टर हैं, डॉक्टर बेटा रेक्टेंगल के अंदर है, तो ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो केवल डॉक्टर हो? तो ट्राइंगल और रेक्टेंगल का कॉमन पार्ट कितना है? सर ट्राइंगल और रेक्टेंगल का कॉमन पार्ट है 5 और 15, लेकिन हमें केवल डॉक्टर चाहिए। जो 5 है ना बेटा वो आर्किटेक्ट भी है डॉक्टर होने के साथ साथ, इसीलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर जो देंगे वो देंगे ओनली 15। 15 केवल ऐसे इंजीनियर हैं, 15 ऐसे इंजीनियर हैं जो केवल और केवल डॉक्टर हैं। 15 ऐसे इंजीनियर हैं जो केवल और केवल डॉक्टर हैं। अच्छा अगर मान लो यही क्वेश्चन कुछ ऐसे होता, हाउ मेनी इंजीनियर्स आर देयर, हाउ मेनी इंजीनियर्स आर देयर डेट आर डॉक्टर, ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो डॉक्टर है। अगर मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसे होता, ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो डॉक्टर हैं, ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो डॉक्टर हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता? ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो डॉक्टर हैं। इन दोनों ही क्वेश्चंस को बेटा बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि एग्जाम में जो हमसे गलती होती है ना वो इन्हीं दोनों क्वेश्चन में होती है। हम अक्सर इन दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही दे बैठते हैं। तो बेटा ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो डॉक्टर हैं, तो बेटा ऐसे कितने इंजीनियर हैं ट्राइंगल के अंदर और डॉक्टर हैं रेक्टेंगल के अंदर। अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो डॉक्टर्स भी हैं। बेटा अब 5 और 15 दोनों वैल्यू ऐड होंगी और इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 20। क्योंकि दोनों क्वेश्चन में अंतर ये है, पहले क्वेश्चन में बेटा ओनली वर्ड का यूज हो रहा था केवल डॉक्टर, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में उसने ओनली वर्ड का यूज नहीं किया। दूसरे क्वेश्चन में उसने ओनली वर्ड का यूज नहीं किया, बस यही अंतर है इन दोनों क्वेश्चन में जो एग्जाम में हमें ध्यान देना है। पहले वाले क्वेश्चन में तो केवल डॉक्टर होना चाहिए था, इंजीनियर के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में इंजीनियर के अलावा डॉक्टर होना चाहिए, बाकी कोई और हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 5 और 15 20 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। 20 ऐसे इंजीनियर हैं जो डॉक्टर भी हैं, समझे? हाउ मेनी इंजीनियर आर देयर, हाउ मेनी इंजीनियर्स आर देयर दैट आर नॉट डॉक्टर, ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो डॉक्टर नहीं है। ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो डॉक्टर नहीं है। ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो डॉक्टर नहीं है। अब आप ये बताओ ऐसे कितने इंजीनियर हैं, ऐसे कितने इंजीनियर हैं फिगर में, ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो डॉक्टर ना हो। तो फिगर के हिसाब से अगर हम इंजीनियर्स को देखें तो बेटा इंजीनियर है ट्राइंगल के अंदर, त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के अंदर, और हमें करना है जो डॉक्टर ना हो। जो डॉक्टर ना हो तो त्रिभुज से बेटा ये वाला पोर्शन हटा दो, त्रिभुज से ये डॉक्टर वाला पोर्शन हटा दो, इंजीनियर से डॉक्टर को बाहर निकाल दो, त्रिभुज से रेक्टेंगल हटा दो, तो बचे कितने? 10 और 50 60। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 60। 10 + 50 60। तो बेटा 60 ऐसे इंजीनियर हैं जो डॉक्टर नहीं है ना, 60 ऐसे इंजीनियर हैं जो डॉक्टर नहीं है। तो इसमें से इंजीनियर ट्राइंगल में से रेक्टेंगल वाला पोर्शन हटा दो। तो ये क्वेश्चंस बेटा बाउंड्री को देखते देखते ही सॉल्व हो जाते हैं। किसको देखते देखते? बाउंड्रीज को। हाउ मेनी ओनली इंजीनियर्स आर देयर, बेटा केवल इंजीनियर्स कितने हैं, केवल इंजीनियर्स कितने हैं, जो केवल और केवल इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर के अलावा कुछ नहीं है। हाउ मेनी ओनली इंजीनियर्स आर देयर, तो ओनली इंजीनियर्स की बात करें तो बेटा केवल इंजीनियर कितने हैं, केवल इंजीनियर 50 है। केवल कितने इंजीनियर हैं, केवल इंजीनियर 50 है। और अगर क्वेश्चन होता हाउ मेनी इंजीनियर्स आर देयर, हाउ मेनी इंजीनियर्स आर देयर, कुल कितने इंजीनियर हैं। मान लो क्वेश्चन होता हाउ मेनी इंजीनियर्स आर देयर, कुल कितने इंजीनियर हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे? तो मेरे भाई अगर हमसे पूछा है हाउ मेनी इंजीनियर्स आर देयर, इसका मतलब ये है हमें टोटल इंजीनियर चाहिए, यानी कि टोटल इस बाउंड्री के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे इंजीनियर ही तो है। तो बेटा कुल कितने इंजीनियर हैं? 10 और 50 और 5 और 15, ये सब इंजीनियर है। 10 50 5 15, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 80।
ठीक है मेरे भाई। तो बस, तो ये जो क्वेश्चन होता है टाइप सेकंड कैटेगरी का, ये बाउंड्री के बेसिस पे होता है। फिगर आपको एग्जाम में बेटा बना के दिया जाता है, और अक्सर एक क्वेश्चन एग्जाम से पूछा जाता है इस टाइप से, वेन डायग्राम से। ये वाला क्वेश्चन मतलब फ्रीक्वेंटली आता है एग्जाम में, हमेशा ही आता है, लगभग एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता ही आता है। एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली इस टाइप टू कैटेगरी से पूछते ही पूछते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो ये क्वेश्चन हम बाउंड्री के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं बड़े प्यार से। रीजनिंग को आसान क्या बना दिया, बस बेटा आप लोगों का प्यार है जिससे आप मेहनत करते हो, रीजनिंग आसान बन जाती है। चलिए एक और क्वेश्चन मैं करता हूं आपके सामने। ये है, ये फिगर बना हुआ है बेटा, ठीक है, ये फिगर बना हुआ है। ये जो सर्किल रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है बेटा बॉयज को, क्या? अच्छा, ये जो रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एजुकेटेड लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, शिक्षित लोगों को, शिक्षित, एजुकेटेड, शिक्षित। सर्किल रिप्रेजेंट करता है लड़कों की संख्या को, ट्राइंगल रिप्रेजेंट करता है शिक्षित लोगों को, ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करता है डॉक्टर्स को, और ये रिप्रेजेंट करता है इंजीनियर्स को, ये रिप्रेजेंट करता है इंजीनियर। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं बेटा, नंबर्स हैं 20, 15, 10, 5, 25, 30, 35, 40, 1। ये नंबर्स यहाँ पे लिखे गए हैं, ये नंबर्स यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है, ये नंबर्स यहाँ पे लिखे गए हैं इस वेन डायग्राम में, और एक और नंबर यहाँ पे लिखा गया है 50। सारे नंबर्स यहाँ पे लिखे, ठीक है मेरे भाई। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है इस फिगर से रिलेटेड, क्वेश्चन हमसे पूछा है हाउ मेनी educated boys how many educated boys are how many educated boys are doctors but not engineer। हिंदी में लिखो बेटा, ऐसे कितने शिक्षित लड़के हैं, ऐसे कितने शिक्षित लड़के हैं, ऐसे कितने शिक्षित लड़के हैं जो कि डॉक्टर हैं परंतु इंजीनियर नहीं। ऐसे कितने शिक्षित लड़के हैं, ऐसे कितने शिक्षित लड़के हैं, है ना, ऐसे कितने शिक्षित, ऐसे कितने शिक्षित लड़के हैं। अच्छा, एक भाई साहब कह रहे हैं कि सर वेन डायग्राम गलत बनाया है, पता है क्यों? वो दिल पे ले गए, वो ज्यादा ही दिल पे ले गए बातों को, पता है क्यों? उन्होंने कहा सर एजुकेटेड इतने हैं और आपने यहाँ पे 35 डॉक्टर बैठा रखे हैं, इसका मतलब ये एजुकेटेड नहीं है। हाँ बिल्कुल बेटा, ये 35 डॉक्टर वो हैं जो एजुकेटेड नहीं है। मतलब जब हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। ये हमारी एक दुनिया है, हमारी दुनिया में ऐसा ही है कि ये लड़के हैं, ये एजुकेटेड हैं, ये डॉक्टर हैं, ये इंजीनियर हैं। इसको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट मत करोगे सर ये डॉक्टर भी तो एजुकेटेड होंगे, नहीं बेटा, यहाँ पर जो डेटा गिवन है हमें उसी के अकॉर्डिंग एजम्पशन करनी है, समझे? हाँ जी, तो ये जो 35 डॉक्टर है ये एजुकेटेड नहीं है, समझ गए?
यस। तो ऐसे कितने शिक्षित लड़के हैं जो डॉक्टर हैं परंतु इंजीनियर नहीं है? ऐसे कितने शिक्षित लड़के हैं जो डॉक्टर हैं परंतु जो डॉक्टर हैं परंतु जो डॉक्टर हैं परंतु इंजीनियर नहीं है? अब जो भी आंसर देना है हमें अकॉर्डिंग टू दिस फिगर देना है। ऐसे कितने एजुकेटेड लड़के हैं? तो बेटा एजुकेटेड लड़के का मतलब सर्किल और ट्राइंगल का कॉमन पार्ट होना चाहिए। सर्किल और ट्राइंगल का कॉमन पार्ट, क्योंकि एजुकेटेड लड़के हो गए बेटा 15, 10 और 5। एजुकेटेड लड़के कितने हैं बेटा? 15, 10 और 5। 15 भी एजुकेटेड लड़के हैं, 10 भी एजुकेटेड है, 5 भी एजुकेटेड लड़के हैं, क्योंकि सर्किल और ट्राइंगल का जो कॉमन पार्ट है वो एजुकेटेड लड़कों को रिप्रेजेंट करेगा। तो सर्किल ट्राइंगल का कॉमन पार्ट है 15, 10, 5। लेकिन बेटा वो डॉक्टर भी होने चाहिए। अब जो डॉक्टर्स हैं बेटा वो स्क्वायर के अंदर है, तो जो स्क्वायर से बाहर है वो डॉक्टर नहीं है। तो इसका मतलब हमें 15 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि 15 डॉक्टर नहीं है, क्योंकि हमें डॉक्टर भी चाहिए। तो बेटा डॉक्टर हो गए, ये डॉक्टर हो गए 10 और 5, ये दोनों डॉक्टर हैं। लेकिन वो इंजीनियर भी नहीं होने चाहिए, तो इंजीनियर वालों हटा दो बेटा। तो 5 इंजीनियर थे, इनमें से 5 को हटा दो, तो फाइनल जो आंसर बचा हमारा 10 बचा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 10। आप फिगर देख सकते हो, यही 10 वो है एजुकेटेड बॉय जो सिर्फ डॉक्टर हैं, इंजीनियर नहीं है। ये 10 वो हैं जो एजुकेटेड बॉय हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर है, इंजीनियर नहीं है। तो ये क्वेश्चन बेटा अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू बाउंड्री सॉल्व होते हैं टाइप 2 सेकंड कैटेगरी के क्वेश्चंस, और बेहद आसान होते हैं। इनसे आसान कोई और क्वेश्चन है ही नहीं इस चैप्टर में, वेन डायग्राम चैप्टर में, क्योंकि ये बाउंड्री को देखते देखते सॉल्व हो जाते हैं। मेरे भाई, एक भाई साहब हम पे आरोप लगा रहे हैं, ठीक है। उनका आरोप ये है कभी 11:15 बजे तो कभी 11 बजे क्लास स्टार्ट होती है। अच्छा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है बेटा, आप ये बता दो 11:15 बजे सिर्फ कल ही क्लास स्टार्ट हुई थी, और रीजन आपको पता है, ट्विटर कैंपेनिंग के चक्कर में। इसके अलावा कब इससे पहले आपकी क्लास 11:15 बजे स्टार्ट हुई? आप बेटा डेली क्लास आपकी एग्जैक्ट 11 o'clock स्टार्ट होती है, एग्जैक्ट 11 बजे। सिर्फ कल का दिन ऐसा था जब हमारी क्लास 11:15 से स्टार्ट हुई, और रीजन भी आपको पता था, ट्विटर कैंपेनिंग। उसके बाद भी आप ऐसी बातें कर रहे हो यार, अच्छा नहीं लगता है। चलिए कोई बात नहीं है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए। हाँ जी। चलिए साहब। हाँ, आई नो वेरी वेल, आप हमारे साथ हो। ऊपर नीचे होता है तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तभी तो हम आपसे इतना प्यार करते हैं, तभी तो हम भी आपके लिए इतना एफर्ट लगाते हैं। तो ये जो टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन है बेटा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन थे, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं नहीं समझता कि मैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊं, बस काफी हो गया। अब चलते हैं मेन हम टाइप 3 में। ये है बहुत इंटरेस्टिंग, ये इंटरेस्टिंग है बेटा, और ये कंप्लीटली मैथ्स का पार्ट है। ये कंप्लीटली मैथ्स का पार्ट है। किसका पार्ट है बेटा? कंप्लीटली मैथ्स का पार्ट है ये, ठीक है। लेकिन इस मैथ्स में से जो रीजनिंग में आएगा ना बेटा, इस मैथ्स में से एक भाई साहब पूछ रहे हैं कि सर आपने 40 क्यों नहीं ऐड किया? तो मेरे भाई 40 हमने इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि 40 जो है ना वो एजुकेटेड नहीं है। देखो 40 जो है वो, सॉरी 40 जो है वो लड़के नहीं है, लड़के, बॉय। बेटा ये जो 40 है ना, ये लड़के नहीं है, लड़के सिर्फ सर्किल के अंदर आ रहे हैं, और हमें लड़के ही चाहिए। तो बेटा 40 सर्किल से बाहर है, 40 लड़के नहीं थे, इसीलिए हमने 40 को काउंट नहीं किया, ठीक है। हाँ,
तो मैं ये बता रहा था, ये जो टाइप थर्ड है ना बेटा, ये जो टाइप थर्ड है ये मैथ्स का पार्ट है। अब इस मैथ्स में से जो जो रीजनिंग में आएगा वो मैं आपको करा दूंगा। इस मैथ्स में से जो जो रीजनिंग के अंदर है वो हम कर लेंगे, और जो रीजनिंग से बाहर है, जो मैथ्स में है, वो हम मैथ्स में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हम मैथ्स में पढ़ते हैं। परसेंटेज चैप्टर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो वेन डायग्राम से सॉल्व होते हैं, शायद आपने किए हो या आपको कराए जाएंगे, तो वो आप मैथ्स में कवर करोगे, डेफिनेटली कवर करोगे। फिलहाल मैं आपको जो रीजनिंग में कवर होगा वो मैं आपको करा देता हूं। ठीक है, सेट थ्योरी बोलते हैं, सेट थ्योरी। देखो क्वेश्चन लिखो टाइप थर्ड, टाइप थर्ड का सबसे पहला क्वेश्चन लिखो बेटा। अच्छा, क्वेश्चन सारे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, क्वेश्चन सारे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। एक क्लास में हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या है 70%। 70% छात्र ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं। अंग्रेजी बोलने वाले छात्रों की संख्या है 50%, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलने वाले छात्रों की संख्या है 20%। तो आप ये बताओ, कक्षा में ऐसे कितने छात्र हैं जो केवल और केवल हिंदी ही बोल पाते हैं? कक्षा में ऐसे कितने छात्र हैं जो केवल और केवल अंग्रेजी ही बोल पाते हैं? यदि कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 500 है, ठीक है मेरे भाई, तो ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने डेटा लिख दिया, मैंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं लिखी। ठीक है, मैंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं लिखी, मैंने शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लिखा है, और आप भी इस क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में ही नोट डाउन करोगे। ये नहीं कि आप पूरी लैंग्वेज बना डालो, आप भी इस क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में नोट डाउन करोगे, और मुझे उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा। लिख लिया शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। अब आप बोर्ड पर ध्यान से देखो, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, हिंदी अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी। देखो बेटा, ये जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन होते हैं, ये जो सेट थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं, ये सेट थ्योरी के क्वेश्चन हम वेन आरेख बना के करते हैं। अगर दो लैंग्वेज दो सब्जेक्ट का क्वेश्चन है तो उसका वेन डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से। तीन लैंग्वेज का क्वेश्चन है तो इसका वेन डायग्राम बनेगा कुछ ऐसे। अगर चार लैंग्वेज का क्वेश्चन है तो बेटा वो रीजनिंग में कभी नहीं आएगा। चार लैंग्वेज वाला क्वेश्चन रीजनिंग में कभी नहीं आता, आ सकता है तो मैथ्स में आ सकता है, वो आप मैथ्स में पढ़ लेना। तो यहां पर आप सिर्फ 2 और 3 वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, 2 और 3 वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो 2 के लिए हमेशा ये वाला फिगर बनेगा, 3 के लिए हमेशा ये वाला फिगर बनेगा, इस बात का याद रखना। देखो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट हैं बेटा, एक सब्जेक्ट है हिंदी और एक सब्जेक्ट है अंग्रेजी। ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, बस आप ये बता दो कुल हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 70%। तो बेटा ये हिंदी वाला जो सर्किल है ना, ये वाला सर्किल, ये टोटल सर्किल कितने प्रतिशत का है? ये टोटल सर्किल है 70%, क्योंकि हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या 70%, अंग्रेजी बोलने वाले छात्रों की संख्या 50। तो बेटा ये जो टोटल सर्किल है ना, ये टोटल सर्किल है 50 का, ये टोटल सर्किल है 50% का। ठीक है मेरे भाई। अब ये बताओ, हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 20। सबसे पहले ना हम इनके बीच का कॉमन पार्ट फिल करते हैं, बीच का कॉमन पार्ट। तो हिंदी अंग्रेजी बोलने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 20। अब मुझे एक बात बताओ कि हिंदी का टोटल सर्किल 70 का है, 70 में से 20 आ गया बेटा, बचा कितना? 50। अंग्रेजी का टोटल है बेटा 50, 50 में से 20 आ गया, बचा कितना? 30। तो मेरे भाई केवल हिंदी बोलने वाले कितने हैं? 50%। किसका 50%? 500 का, यानी कि 250। अच्छा, अंग्रेजी बोलने वाले कितने हैं? 30%। 30% कितना? 500 का। 500 का 30% कितना हो गया बेटा? 150। तो 250 बच्चे हिंदी बोलते हैं, केवल हिंदी, और 150 बच्चे केवल अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक है, तो 2 लैंग्वेज वाला क्वेश्चन हम इस तरीके से एग्जाम में बना सकते हैं, बड़े प्यार से बना सकते हैं, बहुत प्यार से। ठीक है, बेहद प्यार से हम ये 2 लैंग्वेजेस का क्वेश्चन एग्जाम में बना सकते हैं। ठीक है, 2 लैंग्वेज के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। जो मेन क्वेश्चन है ना, जो हमें सीखना है बेटा, वो सीखना है हमें 3 लैंग्वेज के लिए।
दो लैंग्वेज तो बहुत ही आसान होता है। हमें जो सीखना है एग्जैक्टली ये वेन डायग्राम, वो सीखना है। तीन लैंग्वेज का क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तब हम उस क्वेश्चन को कैसे सीखेंगे। अगर तीन लैंग्वेज का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो वो क्वेश्चन हम कैसे, तीन लैंग्वेज का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। ठीक है, हाँ जी, चलिए। तो सेकंड क्वेश्चन नोट डाउन करो बेटा। दूसरा क्वेश्चन, एक क्लास में मैथ्स में पास होने वाले छात्रों की संख्या थी, मैथ्स में पास होने वाले छात्रों की संख्या थी 30। अंग्रेजी में पास होने वाले छात्रों की संख्या थी 50। रीजनिंग में पास होने वाले छात्रों की संख्या थी 80। ठीक है, हाँ जी, रीजनिंग में तो पास हो गई होगी बेटा तुम। अच्छा, और मैथ्स और अंग्रेजी दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले छात्रों की संख्या थी, मैथ्स और अंग्रेजी दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले छात्रों की संख्या थी 5। अंग्रेजी और रीजनिंग में पास होने वाले छात्रों की संख्या थी 15। रीजनिंग और मैथ्स में पास होने वाले छात्रों की संख्या थी 10। और इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले छात्रों की संख्या थी 2। अब आप ये बताओ, ऐसे कितने छात्र हैं जो केवल और केवल अंग्रेजी में पास हुए, और ऐसे कितने छात्र हैं, मतलब कुल कितने छात्र हैं कक्षा में। ये दो क्वेश्चन के आंसर हमें देने हैं। केवल रीजनिंग में पास होने वाले छात्रों की संख्या और कुल छात्रों की संख्या कितनी है। तो बेटा ये क्वेश्चन है 3 वेन डायग्राम का। ये क्वेश्चन कितना है, ये क्वेश्चन 3 वेन डायग्राम का है। तो अब 3 वेन डायग्राम का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। 3 वेन डायग्राम का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, जब ये वाला सर्किल ये बनाओगे। एक रीजनिंग के लिए बना लो, एक मैथ्स के लिए बना लो, एक अंग्रेजी के लिए बना लो। रीजनिंग में टोटल कितने हैं, ये टोटल 80 है। मैथ्स में टोटल कितने हैं, मैथ्स के टोटल 30 हैं। अंग्रेजी में टोटल कितने हैं, 50 है। बेटा सबसे पहले इसको जब फिल करो तो ये बीच का कॉमन पार्ट फिल करना, करो, कोशिश करो। अभी तो हम पास हुए छात्रों से फेल हुए छात्रों के बारे में पता करेंगे तो मजा आएगा। अल्टीमेट जो मजा आएगा ना इन क्वेश्चंस में बेटा, वो मजा आएगा जब हम पास हुए छात्रों से फेल हुए छात्रों के बारे में पता करेंगे। अच्छा,
हाँ जी, हो गए सॉल्व। हाँ भैया, कहाँ गए? आपके दिल में है और कहाँ गए? अपने दिल में झांक के देखो। अपने दिल में एक बार झांक कर देखो। आपके दिल में ही है और कहीं नहीं गए हम। हाँ जी, तो बेटा सबसे पहले हम तीनों का कॉमन पार्ट फिल करेंगे। इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, तीनों में पास होने वाले कितने हैं? 2। अब आप लोग मेरी बात बेहद ध्यान से सुनना बेटा, बेहद ध्यान से। रीजनिंग और मैथ्स में 10 है। बेटा रीजनिंग और मैथ्स में 10 है। तो ये जो रीजनिंग और मैथ्स का कॉमन पार्ट है ना बेटा, रीजनिंग मैथ्स का कॉमन पार्ट ये 10 है, 10। इस 10 में से बेटा 2 यहाँ पे आ चुका है। तो गलती से भी आप यहाँ पे 10 मत लिख देना, यहाँ पे आएगा 8। क्योंकि रीजनिंग मैथ्स ये टोटल वैल्यू 10 है बेटा, ये टोटल वैल्यू 10 है। बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया, रीजनिंग मैथ्स यहाँ पे 10 लिख दिया। बेटा ये टोटल वैल्यू 10 थी, तो 2 आ चुका है, बचा कितना? 8। अच्छा, इंग्लिश रीजनिंग कितना है? 15। तो बेटा ये टोटल वैल्यू 15 है। इंग्लिश रीजनिंग की ये टोटल वैल्यू 15 है। 15 में से 2 आ गई, बची कितनी? 13। अच्छा, मैथ्स अंग्रेजी कितना है? 5। तो बेटा ये मैथ्स और अंग्रेजी की टोटल वैल्यू 5 है। ये टोटल वैल्यू 5 में से 2 आगे बची कितनी? 3। ठीक है मेरे भाई। अब ये बताओ, रीजनिंग कुल 80 है, तो ये पूरा सर्किल 80 का होना चाहिए। 80 में से 8 और तो 10, 80 में से 8 और तो 10, 10 और 13, 23 आ गए। बचा कितना बेटा? 57, 57, 57। तो 57 जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे हैं जो केवल और केवल रीजनिंग में ही पास हुए हैं, जो केवल और केवल रीजनिंग में ही पास हुए हैं। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, ये बताओ, ये टोटल सर्किल कितना है? 30 का। 30 में से 8 और तो 10 और 3, 13 आ गए। बचे कितने बेटा? 17। ये टोटल सर्किल कितना है? 50 का। 50 में से 13 और 2, 15 और 3, 18 आ गए। बचे कितने? 32। तो हमसे पूछा है कि कुल कितने लड़के हैं, कुल कितने छात्र हैं। तो बेटा ये टोटल जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं ये जोड़ दो, यही टोटल है हमारा। ये सब कुछ आपस में जोड़ दो। तो बेटा जोड़ना शुरू करो। 57 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 3 प्लस 32। अच्छा, आप लोग एक बार ध्यान से सुनना मेरी बात आप लोग बेहद ध्यान से सुनना। आप लोगों को एक बात पता है, ये पूरा सर्किल कितना है? 80। तो इसके अंदर जितने भी नंबर्स है ना, सारे नंबर्स टोटल सम होकर 80 बनाएंगे। तो ये जो नंबर्स थे ना बेटा, ये चारों नंबर टोटल सम होकर हमेशा 80 ही बनाएंगे, क्योंकि ये टोटल 80 है। तो हम डायरेक्ट कर सकते थे 80, 17 और 3 20, 80 और 20 100, 100 और 32 132। डायरेक्ट आंसर आ सकता था 80 और 20 100 और 32 132। तो 132 इज द राइट आंसर। 132 इज द राइट आंसर। तो 3 वेन डायग्राम का क्वेश्चन आएगा तो हम उसको ऐसे भर सकते हैं। 3 वेन डायग्राम का क्वेश्चन आएगा तो हम उसको ऐसे भर सकते हैं। समझ गए मेरी बात कि नहीं समझे? 3 वेन डायग्राम के क्वेश्चन को हम ऐसे फिल कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3। एक क्लास में
हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या थी 50, अंग्रेजी बोलने वाले छात्रों की संख्या थी 40। ठीक है, अंग्रेजी बोलने वाले छात्रों की संख्या थी 40 और पंजाबी बोलने वाले छात्रों की संख्या थी 60। ठीक है, हाँ जी। और कुल छात्रों की जो संख्या थी 130। कुल छात्रों की संख्या थी 100। अच्छा, हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले छात्रों की संख्या थी 5, अंग्रेजी और पंजाबी बोलने वाले छात्रों की 15 और नहीं, अंग्रेजी और पंजाबी बोलने वाले छात्रों की संख्या 10 और पंजाबी और अंग्रेजी बोलने वाले छात्रों की संख्या 5। ठीक है, 5 नहीं, यहाँ पे कर लो आप 10। तो ये बताओ, हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी तीनों लैंग्वेज बोलने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी तीनों लैंग्वेज बोलने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? करो क्वेश्चन सॉल्व। आपको टोटल हिंदी पता है, टोटल अंग्रेजी पता है, टोटल पंजाबी पता है और टोटल छात्रों की संख्या पता है। हिंदी अंग्रेजी 5, अंग्रेजी पंजाबी 10, पंजाबी और हिंदी है बेटा, ये पंजाबी और हिंदी, पंजाबी और हिंदी, पंजाबी और हिंदी 10। तो आपको बताना है कि ऐसे कितने छात्र हैं जो तीनों ही लैंग्वेज बोलते हैं। आपको बताना है कि ऐसे कितने छात्र हैं जो तीनों ही लैंग्वेज बोलते हैं, तीनों की कॉमन लैंग्वेज। हाँ जी, तीनों लैंग्वेज बोलने वाले कितने होते हैं? तीनों लैंग्वेज बोलने वाले कितने होते हैं, ये बताना है भाई। हाँ देखो, अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना कि जो हमारा टोटल होता है ना, टोटल, उसकी वैल्यू होती है तीनों सब्जेक्ट, हिंदी प्लस अंग्रेजी प्लस पंजाबी, और माइनस कर दो बेटा दो दो सब्जेक्ट, हिंदी अंग्रेजी, अंग्रेजी पंजाबी, पंजाबी और हिंदी, और प्लस ऐड कर दो तीनों लैंग्वेज को, हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी। ये होता है हमारा टोटल। तो टोटल वैल्यू कितनी है बेटा? 130। 130 इक्वल टू कितना हो गया? 50, 40, 60। ठीक है, माइनस कर दो 5, 10, 10 प्लस तीनों लैंग्वेज बोलने वाले आ गए। तो 130, 50, 50 और 40, 90 और 60, 150। 150 में से 25 माइनस कर दिया तो 125 प्लस EPH। तो तीनों लैंग्वेज बोलने वाले बेटा कितने आ गए? तीनों लैंग्वेज बोलने आ गए 5। तीनों लैंग्वेज बोलने वाले 5 निकल कर आ गए। और इसका हम वेन डायग्राम से कैसे बनाते बेटा? हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी, वेन डायग्राम से हम प्रूफ कर सकते हैं। हिंदी वाले कितने हैं? 50, अंग्रेजी वाले 40 और पंजाबी वाले कितने हैं? 60। हम वेन डायग्राम से प्रूफ कर सकते हैं बेटा। तीनों बोलने वाले कितने हैं? तीनों बोलने वाले 5 हैं। हिंदी और अंग्रेजी 5, हिंदी और अंग्रेजी 5, 5 ऑलरेडी है तो इसका मतलब 0। इंग्लिश पंजाबी 10, इंग्लिश पंजाबी 10, 5 है तो यहाँ पे 5। पंजाबी हिंदी 10, पंजाबी हिंदी 10, 5 है तो 5। अच्छा, 5 और 5 10, ये कितना बचा? 40। 5 और 5 10, ये कितना बचा? 30। 5 10 15, ये कितना बचा? 15। 60 में से 15 माइनस कर दो बेटा, 45। तो ये टोटल जो वैल्यू है ना हमारी, अब ये टोटल जो वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू बननी चाहिए 130 के बराबर। तो 40 और 30 70, मतलब ये टोटल वैल्यू कितनी होगी? 50। 50 और 30 80, 80 और 50 130, 130।
तो बस हमने वेन डायग्राम से प्रूफ कर दिया, हालांकि इस क्वेश्चन में वेन डायग्राम की जरूरत नहीं थी। इस क्वेश्चन में वेन डायग्राम की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो टोटल होता है वो हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। जो टोटल होता है वो हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई? हाँ जी। बट इस क्वेश्चन में हमें वेन डायग्राम की जरूरत नहीं थी। अच्छा, अभी तो हम बेटा पास हुए छात्रों की संख्या बता रहे हैं। अब मजा तो तब आएगा जब हम फेल हुए छात्रों की संख्या बताएंगे। अभी तो हम सिर्फ पास हुए छात्रों की संख्या बता रहे हैं, अब मजा आएगा जब हम फेल हुए छात्रों की संख्या बताएंगे। तो एक क्वेश्चन लिखो बेटा, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा। अब आपको, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है? एक क्लास में टोटल पास हुए जो छात्र हैं बेटा, टोटल पास हुए छात्रों की संख्या है 150। टोटल 150 छात्र पास हुए हैं, जिसमें से इंग्लिश में पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 30। हिंदी में पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 50। और मैथ्स में पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 80। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। अंग्रेजी और हिंदी में पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 5। हिंदी और मैथ्स में छात्रों की पास होने वालों की संख्या 15। और मैथ्स और अंग्रेजी में पास होने वाले छात्रों की संख्या 10। और अंग्रेजी, मैथ्स और हिंदी में पास होने वाले छात्रों की संख्या है 2। ठीक है? इस डेटा को आप लिख लो बेटा, ठीक है? इस डेटा को लिख लो। ये पास हुए छात्रों का डेटा दे रखा है हमें। किसी कक्षा में टोटल पास हुए छात्र है 150। टोटल पास्ड स्टूडेंट है 150, जिसमें अंग्रेजी में पास होने वाले, हिंदी मैथ्स, अंग्रेजी हिंदी, हिंदी मैथ्स, मैथ्स इंग्लिश, तीनों सब्जेक्ट में। ये जो डेटा दिया हुआ है हमें बेटा, ये पास हुए छात्रों का दिया है। किसका दिया है? पास हुए छात्रों का डेटा है, पास हुए छात्रों का। अच्छा, यहां पर हमने एक चीज गलत लिख दी है, सॉरी। ये पास्ट स्टूडेंट 150 नहीं है बेटा, ये पास्ट स्टूडेंट नहीं है, ये लिखो टोटल स्टूडेंट। कक्षा में कुल छात्र है 150। कक्षा में कुल छात्र 150 है। कक्षा में कुल छात्र 150 है। कक्षा में कुल छात्र 150 है। ठीक है? कुल छात्र कितने हैं? 150। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? हमसे क्वेश्चन ये पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर that that failed? How many students are there that failed only in maths and Hindi? हिंदी, हिंदी। क्वेश्चन लिखो बेटा, कुल ऐसे कितने छात्र हैं, कुल ऐसे कितने छात्र हैं जो केवल मैथ्स और हिंदी में फेल हुए? कुल ऐसे कितने छात्र हैं, कुल ऐसे कितने छात्र हैं जो केवल मैथ्स और हिंदी में फेल हुए? कुल ऐसे कितने छात्र हैं जो केवल मैथ्स और हिंदी में फेल हुए? कुल ऐसे कितने छात्र हैं जो केवल मैथ्स और हिंदी में फेल हुए? कुल ऐसे कितने छात्र हैं जो केवल मैथ्स और हिंदी में फेल हुए? अब आप लोग मेरी बात बेहद ध्यान से सुनना। मैं आपको आंसर मत दो इस क्वेश्चन का, मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूं। वेन डायग्राम में जो पास और फेल हुए छात्रों का मतलब होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है? देखो मेरे भाई, बचपन से हम क्या पढ़ते थे, बचपन से हम क्या सुनते थे कि कुल छात्रों की संख्या होती है पास हुए छात्र प्लस फेल हुए छात्र, यही तो होती है कुल छात्रों की संख्या। लेकिन इस वेन डायग्राम टॉपिक में ये कंसेप्ट यूज नहीं होता, ये कंसेप्ट यूज नहीं होता। अब आप पूछोगे क्यों नहीं होता? देखो बेटा, बचपन में हम पास हुए छात्रों को वो मानते थे जो तीनों सब्जेक्ट में या सारे सब्जेक्ट में पास हो जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। पूछो क्यों? यहाँ पर तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले छात्र सिर्फ 2 हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि कुल 2 ही छात्र पास हुए हैं।
यहाँ पर अगर कोई बच्चा सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास है तो वो भी पास हुआ छात्र कहलाएगा। देखो अंग्रेजी में 30 पास हुए तो बेटा ये पास हुए छात्र कहला रहे हैं, हिंदी में 50, मैथ्स में 80। तो कहने का मतलब है वेन डायग्राम टॉपिक में अगर कोई बच्चा किसी एक सब्जेक्ट में भी पास हो रहा है तो वो हमेशा पास हुआ छात्र कहलाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट यूज नहीं होता। यहाँ पर पास हुए छात्रों का मतलब वो नहीं है जो सारे सब्जेक्ट में पास हो तभी पास है और जो किसी एक में फेल तो फेल, यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है मेरे भाई। अच्छा एक चीज और, सर हमें फेल हुए छात्रों के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दे सकते हैं? तो मेरे भाई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इस क्वेश्चन का वेन डायग्राम बना दो, पास हुए छात्रों का वेन डायग्राम बना दो और उस वेन डायग्राम से आप इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, विद इन 2 सेकंड। सिर्फ आप वेन डायग्राम बना दो जल्दी से, पास हुए छात्रों का वेन डायग्राम बना दो। कैसे बनेगा? 3 सब्जेक्ट है बेटा, पहला सब्जेक्ट है अंग्रेजी, दूसरा सब्जेक्ट है हिंदी, तीसरा सब्जेक्ट है मैथ्स। अंग्रेजी में पास होने वाले कितने हैं? 30। हिंदी में पास होने वाले कितने हैं? 50। और मैथ्स में पास होने वाले कितने हैं? 80। ठीक है, हाँ जी। अच्छा तीनों में पास होने वाले कितने हैं? 2। अंग्रेजी और हिंदी में कितने हैं? 5। 5 में से 2 इधर आगे बचे कितने? 3। हिंदी मैथ्स में कितने हैं? 15। हिंदी मैथ्स 15, 2 आगे बचे कितने? 13। मैथ्स इंग्लिश 10, 10 में से 2 आगे बचे कितने? 8। अब ये बताओ बेटा अंग्रेजी में टोटल 30 है, 3 और 2 5, 5 और 8 13, 13 आगे, 30 में से 13 माइनस कर दो, 30 में से 10 20, 20 में से 3 17। अच्छा टोटल हिंदी 50 है, 3 और 2 5 18, 50 में से 18 माइनस कर दो 32। टोटल मैथ्स 80 है, 8 और 2 10 और 13 23, 80 में से 23 माइनस कर दो 57। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम हमने भर दिया, वेन डायग्राम आप सभी ने भर दिया। अब हमसे पूछा है ऐसे कितने छात्र हैं जो केवल और केवल मैथ्स और हिंदी में फेल हो रहे हैं। अब ये आंसर कैसे दें, क्योंकि हमें तो फेल हुए छात्रों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं पता ना, नहीं पता। अब इस क्वेश्चन को हम प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करेंगे कि ये हमसे पूछना क्या चाह रहा है। देखो मेरे भाई, हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, एक रीजनिंग, एक मैथ्स और एक हिंदी। आप हमेशा इन तीनों सब्जेक्ट को लिख, सॉरी, हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, अंग्रेजी, हिंदी और मैथ्स। तो जो भी 3 सब्जेक्ट दे रखे हैं आप उन तीनों सब्जेक्ट को लिख लेना। ठीक है, अब ये बताओ हमसे पूछना क्या चाह रहा है? हमसे ये पूछना चाह रहा है दैट फेल्ड ओनली इन मैथ्स एंड हिंदी। हमें केवल मैथ्स और हिंदी में फेल करना है, हमें केवल मैथ्स और हिंदी में फेल करना है। किसमें फेल करना है बेटा? केवल मैथ्स और हिंदी में। तो यानी कि अगर हम इस कंडीशन का यूज यहाँ पे करें तो हमें केवल मैथ्स और हिंदी में फेल करना है, तो बेटा मैथ्स में फेल करना है और हिंदी में फेल करना है। हम केवल फेल बेटा मैथ्स और हिंदी में कर सकते हैं। इसका मतलब हमें अंग्रेजी में क्या करना पड़ेगा? हमें अंग्रेजी में पास करना पड़ेगा, क्योंकि केवल फेल वो मैथ्स और हिंदी में है, अंग्रेजी में हमें पास करना पड़ेगा। इसका मतलब केवल मैथ्स और हिंदी में फेल होने वाले वो छात्र हैं जो केवल और केवल अंग्रेजी में पास हुए, और केवल अंग्रेजी में पास होने वाले कितने हैं? 17। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 17। पैरों तले जमीन खिसक गई ना। तो ये था एक लाजवाब कंसेप्ट। यही मैं आपको बता रहा था कि जब हम पास हुए छात्रों से फेल हुए छात्रों के बारे में पता करते हैं, अल्टीमेट कंसेप्ट यहाँ पे निकल कर आता है। तो केवल हिंदी और मैथ्स में वही बच्चे फेल होंगे जो केवल अंग्रेजी में पास होंगे, और केवल अंग्रेजी में पास होने वाले कितने हैं? 17। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली 17। अब आप कह रहे होंगे कि सर मैथ्स और हिंदी में फेल, सर मैथ्स और हिंदी, सर हिंदी में तो ये भी फेल हुए हैं, लेकिन बेटा हमें केवल मैथ्स और हिंदी में फेल चाहिए। ये जो हिंदी में फेल हुआ है ये हिंदी के साथ साथ बेटा अंग्रेजी में भी फेल है। ये जो मैथ्स में फेल हुए हैं ये मैथ्स में फेल होने के साथ साथ अंग्रेजी में भी फेल है, लेकिन हमें केवल और केवल फेल करना है हिंदी और
मैथ्स में, और केवल हिंदी और मैथ्स में फेल करोगे तो उसका मतलब ये वो छात्र हैं जो केवल अंग्रेजी में पास हुए, और केवल अंग्रेजी में पास 17, तो 17 आंसर आ गया। ठीक है। चलो दूसरे क्वेश्चन का आंसर देना, सेकंड क्वेश्चन का आंसर देना इसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, सेकंड क्वेश्चन का आंसर देना इसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, तो और अल्टीमेट मजा आएगा। अगर आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे लो तो और अल्टीमेट मजा आएगा। लिखो बेटा दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर दैट फेल्ड ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी। ऐसे कुल कितने छात्र हैं जो केवल और केवल हिंदी और अंग्रेजी में फेल हुए? ऐसे कुल कितने छात्र हैं जो केवल और केवल हिंदी और अंग्रेजी में फेल हुए? ऐसे कुल कितने छात्र हैं जो केवल और केवल हिंदी और अंग्रेजी में फेल हुए? बेटा अगर आप अपना दिमाग ना लगाओ, मेरा दिमाग यूज करो, तो आप क्वेश्चन को बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हो। हिंदी अंग्रेजी मैथ्स, अंग्रेजी हिंदी मैथ्स। अब बेटा ये जो कंडीशन है ना वो यहाँ पे यूज करो, ये कंडीशन यहाँ पे यूज करो। हमें चाहिए डेट फेल्ड ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी, केवल इंग्लिश और हिंदी में फेल हो, तो बेटा इंग्लिश में फेल करना पड़ेगा हमें और फेल करना पड़ेगा हिंदी में। लेकिन क्या मैं मैथ्स में फेल कर सकता हूँ? सर मैथ्स में मुझे पास करना पड़ेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है कि केवल और केवल हिंदी और अंग्रेजी में फेल करना है। तो केवल हिंदी और अंग्रेजी में वही बच्चे फेल हो सकते हैं जो केवल और केवल मैथ्स में पास हो। बेटा बात तो वही है। अगर मैं आपसे बोलूं केवल मैथ्स में कौन बच्चे पास हुए, तो बेटा केवल मैथ्स में वही पास हो रहे हैं जो केवल हिंदी और अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है। और केवल मैथ्स में पास होने वाले कितने हैं? 57। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 57। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 57। लाजवाब, अल्टीमेट, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अगर एक और क्वेश्चन का आंसर दे दिया आपने तो फिर मजा आ जाएगा। दैट फेल्ड दैट फेल्ड दैट फेल्ड दैट फेल्ड ओनली इन इंग्लिश। केवल अंग्रेजी में फेल होने वाले कितने छात्र हैं? केवल अंग्रेजी में। अरे बेटा ये टोटल 150 क्यों है? हैव सम पेशेंस, बताएंगे बेटा टोटल 150 क्यों है, घबराओ मत। दैट फेल्ड ओनली इन इंग्लिश, केवल अंग्रेजी में फेल होने वाले कितने छात्र हैं? केवल अंग्रेजी में फेल। तो आप बेटा क्या करोगे? आप ये बना लो इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स, और जो कंडीशन हमें दे रखी है उसको यहाँ पे अप्लाई कर दो। हमसे पूछा है केवल अंग्रेजी में फेल कर दो। अब मुझे एक बात बताओ, केवल अंग्रेजी में फेल कर दो, केवल अंग्रेजी में फेल कर दो साहब, अंग्रेजी में फेल, अंग्रेजी में फेल कर दो केवल। तो हिंदी और मैथ्स में क्या करना पड़ेगा? हमारी मजबूरी हो जाएगी हिंदी और मैथ्स में पास करना, क्योंकि केवल अंग्रेजी में फेल करना और किसी में फेल नहीं करना। यानी कि ये वो छात्र हैं जो केवल और केवल हिंदी और मैथ्स में पास हो रहे हैं, ये वो छात्र हैं जो केवल और केवल हिंदी और मैथ्स में पास हो रहे हैं। और हिंदी और मैथ्स में पास होने वाले छात्रों की संख्या, केवल हिंदी और मैथ्स में पास होने वाले छात्रों की संख्या है 13। केवल हिंदी और मैथ्स में पास होने वाले छात्रों की संख्या है 13। केवल हिंदी और मैथ्स में पास होने वाले छात्रों की संख्या है 13। ठीक है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे लाल। हाँ जी, यही तो अल्टीमेट कंसेप्ट था। तो बेटा ये कंसेप्ट तब समझ में आएगा जब आप तीनों सब्जेक्ट के नाम लिखो, जब आप तीनों सब्जेक्ट के नाम लिखो और जो कंडीशन है उसको यूज करो। अच्छा कुछ बच्चे गलत आंसर दे बैठे हैं, वो इसलिए आंसर दे बैठे हैं, उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया दैट फेल्ड इन इंग्लिश। अगर मान लो ये क्वेश्चन होता बेटा अंग्रेजी में फेल होने वाले छात्र कितने हैं, देखो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क है। अगर मैं आपसे पूछूं अंग्रेजी में फेल होने वाले छात्र कितने हैं, तो बेटे मेरे भाई अंग्रेजी में पास होने वाले कुल कितने थे? 30। इन 30 के अलावा तो कोई अंग्रेजी में पास नहीं हुआ, तो बेटा 150 में से 30 कम कर दो, तो ऑब्वियस सी बात है 120 अंग्रेजी में फेल हो गए। भैया अंग्रेजी में टोटल कितने पास हुए? 30।
टोटल में से 30 घटा दो तो 120 ऐसे हैं टोटल जो अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं। ये वो है जो अंग्रेजी के साथ साथ किसी और में भी फेल हो जा रहे हैं। लेकिन केवल अंग्रेजी में फेल कितने हुए, मतलब जो अंग्रेजी में ही फेल हो, अंग्रेजी के अलावा किसी और में फेल ना हो, तो वो सिर्फ 13 है। अब आप कह रहे होगे सर 32 भी तो अंग्रेजी में फेल है। बेटा ये जो 32 है ना, वो अंग्रेजी में फेल होने के साथ साथ मैथ्स में भी फेल हो गए, इसीलिए इनको हम जोड़ेंगे नहीं। आप कहोगे सर ये 57 भी तो अंग्रेजी में फेल है। बेटा ये अंग्रेजी में फेल होने के साथ साथ ये हिंदी में भी फेल्ड है, लेकिन हमें चाहिए केवल अंग्रेजी में फेल। तो केवल अंग्रेजी में वही फेल होगा जो केवल हिंदी मैथ्स में पास होगा, और केवल हिंदी मैथ्स में कितने पास हो रहे हैं, 13। तो यही वो छात्र हैं जो केवल अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं, बाकी किसी और में फेल नहीं हो रहे, बाकी किसी और में फेल नहीं हो रहे। अब आप ये सोच रहे हो कि सर जब हमने ये टोटल किया तो टोटल जो पास्ड स्टूडेंट हमारे निकले, टोटल जो पास स्टूडेंट हमारे निकले वो निकले 132, जबकि यहाँ पर है 150। तो बेटा ये जो 18 स्टूडेंट है ये कौन है, ये 18 कौन है, 150 में से 132 माइनस करो 18। क्या ये 18 वो है जो टोटल फेल्ड स्टूडेंट है? नहीं मेरे भाई, ये 18 वो है जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हुए। ये 18 वो है जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हुए। ये 18 वो है जो टोटल फेल नहीं है बेटा, ये तीनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले हैं। कैसे, मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करता हूं। देखो, अगर हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स। अब बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना। बेटा पास और फेल के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, टोटल हो सकते हैं कितने कॉम्बिनेशन, देखो। हो सकता है अंग्रेजी में पास हो, हिंदी मैथ्स में फेल हो सकता है हिंदी में पास हो, अंग्रेजी मैथ्स में फेल हो सकता है मैथ्स में पास हो, इंग्लिश इंग्लिश और हिंदी में फेल हो सकता है सर इंग्लिश और हिंदी में पास हो, मैथ्स में फेल हो सकता है सर हिंदी और मैथ्स में पास हो, इंग्लिश में फेल हो सकता है इंग्लिश और मैथ्स में पास हो, हिंदी में फेल हो सकता है सर तीनों सब्जेक्ट में पास और हो सकता है सर तीनों सब्जेक्ट में फेल हो। तो बेटा इतने कॉम्बिनेशन बनते हैं, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं पास और फेल से रिलेटेड। आप इन 8 कॉम्बिनेशन को चाहो तो लिख सकते हो। अब ये बताओ बेटा पहले कॉम्बिनेशन का नाम क्या है? पहले कॉम्बिनेशन का पास है, नाम है जो केवल इंग्लिश में पास हुए, केवल अंग्रेजी में पास हुए। पहले कॉम्बिनेशन का नाम है जो केवल अंग्रेजी में पास हुए, या फिर हम बोल सकते हैं केवल हिंदी और मैथ्स में, केवल हिंदी और मैथ्स में फेल, केवल हिंदी और मैथ्स में फेल। बेटा दोनों का मीनिंग बिल्कुल एक ही है। पहले कॉम्बिनेशन को हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, पहले कॉम्बिनेशन को हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। ये वो छात्र हैं जो केवल अंग्रेजी में पास हो रहे हैं, या फिर ये वो छात्र हैं जो केवल हिंदी और मैथ्स में फेल हो रहे हैं, जो केवल हिंदी और मैथ्स में फेल हो रहे हैं। अच्छा, इसी प्रकार आप इस कॉम्बिनेशन को पढ़ के दिखाना, इसको क्या पढ़ोगे, ये वो छात्र है जो केवल और केवल हिंदी में पास हो रहे हैं, केवल और केवल हिंदी में पास हुए छात्र हैं। और इसको हम बोल सकते हैं ये वो छात्र हैं जो केवल और केवल इंग्लिश और मैथ्स में, केवल इंग्लिश और मैथ्स में फेल हो रहे हैं, जो केवल इंग्लिश और मैथ्स में फेल हो रहे हैं, है ना। अच्छा बताओ इस कॉम्बिनेशन को क्या पढ़ोगे, ये वो छात्र हैं जो केवल हिंदी और मैथ्स में पास हो रहे हैं, या फिर ये वो छात्र हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। तो हम हर कॉम्बिनेशन को बेटा दो तरीके से पढ़ सकते हैं। हम पास हुए छात्रों की तरफ से भी पढ़ सकते हैं और फेल हुए छात्रों की तरफ से भी पढ़ सकते हैं, हर कॉम्बिनेशन से।
अब पुराने वाले क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करो बेटा। पुराने वाले क्वेश्चन में कुल पास हुए छात्रों की संख्या 132 थी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे लाल, जो 132 थी ना, वो कुल पास हुए छात्रों की संख्या थी। यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये टोटल 132 था। कुल पास हुए छात्रों में ये सारे जुड़ गए, क्योंकि टोटल पास स्टूडेंट का मतलब था वो चाहिए जो केवल अंग्रेजी में भी, केवल हिंदी, केवल मैथ्स, या केवल दो या फिर तीनों सब्जेक्ट में पास। तो ये कुल पास हुए छात्रों की संख्या थी। जबकि वहां पर टोटल स्टूडेंट कितने थे? 150। टोटल का मतलब है बेटा ये टोटल हमारे पास कितने थे? 150। अब मैंने जब 150 में से 132 कम किया तो बचे कितने? 18। तो बेटा वो 18 कौन से बचे? वो 18 बचे तीनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले छात्र। वो 18 बचे तीनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले छात्र। मजा आ गया सर, अल्टीमेट, गजब। जिंदगी में ऐसा कंसेप्ट नहीं सोचा था। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये है बेटा फाइनल कंसेप्ट, पास और फेल हुए छात्रों का रिलेशन। अगर मैं टोटल फेल हुए छात्र पूछूं ना बेटा, तो टोटल फेल हुए कैसे निकलेंगे? टोटल छात्रों में से तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले छात्र घटा दो। टोटल छात्रों में से तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले छात्र घटा दो, तो टोटल फेल हुए छात्रों की संख्या निकल आएगी। टोटल फेल में सब कुछ जुड़ जाएगा। ठीक है। ये कंसेप्ट आज तक नहीं पढ़ा था, हाँ आज पढ़ लिया ना। वो इसीलिए क्योंकि आज तक हमारे माइंड में पास और फेल था, जबकि यहाँ पर पास अलग है। यहाँ पर पास है किसी एक सब्जेक्ट में पास, वो भी पास, दो में पास, वो भी पास, तीनों में पास, वो भी पास। यहाँ पर पास इंडिविजुअल है। कोहराम मचा दिया सर आज तो, हाँ। तो हम हर कॉम्बिनेशन को बेटा पास और फेल की नजर से पढ़ सकते हैं। हम हर कॉम्बिनेशन को पास और फेल की नजर से देख सकते हैं। चाहे कॉम्बिनेशन हो, चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन हो, हर कॉम्बिनेशन को हम पास और फेल की नजर से देख सकते हैं। चलो अब अपने फिगर पे लौट कर आते हैं। अब इस फिगर से हम पास और फेल दोनों कॉम्बिनेशन का आंसर देंगे। बताओ बेटा ये 17 कौन से छात्र हैं? सर ये 17 वो छात्र हैं जो केवल अंग्रेजी में पास हो रहे हैं। अच्छा, इसको अगर फेल हुए छात्रों की तरफ से पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे? सर ये 17 वो स्टूडेंट हैं जो केवल अंग्रेजी में पास हुए या फिर केवल हिंदी और मैथ्स में फेल हुए। ये वो छात्र हैं जो केवल हिंदी में पास हुए। केवल हिंदी में पास हुए इसका मतलब केवल हिंदी में पास हुए इसका मतलब केवल अंग्रेजी और मैथ्स में फेल हुए। ये वो छात्र हैं जो केवल मैथ्स में पास हुए। केवल मैथ्स में पास हुए इसका मतलब केवल अंग्रेजी और हिंदी में फेल हुए। ये वो छात्र हैं जो केवल इंग्लिश और हिंदी में पास हुए। केवल इंग्लिश हिंदी पास होने वाले मतलब केवल मैथ्स में फेल होने वाले छात्र। ये वो छात्र हैं जो केवल इंग्लिश और मैथ्स में पास हुए। केवल इंग्लिश मैथ्स में वही पास होंगे जो केवल हिंदी में फेल होंगे। ये वो छात्र हैं जो केवल हिंदी और मैथ्स में पास हुए। केवल हिंदी मैथ्स में वो पास होंगे जो केवल अंग्रेजी में फेल हुए। ठीक है। जी हाँ। तो बेटा ये जो वेन डायग्राम हम बनाते हैं ये पास और फेल दोनों का वेन डायग्राम होता है। ये पास और फेल दोनों का ही वेन डायग्राम होता है। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ पास हुए छात्रों के बारे में बता पाओगे, आप इसी वेन डायग्राम से फेल हुए छात्रों के बारे में बता सकते हो, अगर ये सारे कॉम्बिनेशन आपके दिमाग में है तो। बस आपको ये सोचना है कि हम किस कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। इन 8 में से कोई एक क्वेश्चन पेपर में आएगा, बस आप देख लेना कि आप किस कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हो। बेटा 120 पता है क्या था? 120 ये था कि कुल अंग्रेजी में फेल होने वाले छात्र कितने हैं। तो बेटा कुल अंग्रेजी में कितने फेल होंगे? तो अंग्रेजी में कुल पास हुए कितने हैं? 30। और 150 टोटल छात्र हैं, तो 150 में से 30 को माइनस कर दोगे तो 120 वो छात्र हैं जो कुल अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं। यानी कि वो अंग्रेजी में फेल होने के साथ साथ किसी और में भी फेल हो रहे हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अंग्रेजी में पक्का 120 फेल हो गए, क्योंकि पास ही 30 हुए हैं टोटल अंग्रेजी में।
चलो अब एक रिलैक्स माइंड से एक नया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बिल्कुल एकदम रिलैक्स माइंड से। किसी कक्षा में टोटल छात्र हैं 200, ठीक है। अच्छा 200 हैं, जिसमें से मैथ्स में पास होने वाले छात्र हैं, मैथ्स में पास होने वाले छात्र हैं, मैथ्स में पास होने वाले छात्र हैं 100। इंग्लिश में पास होने वाले टोटल छात्र दे रखे हैं 50। और फिजिक्स में टोटल पास हुए छात्र दे रखे हैं, फिजिक्स में टोटल पास हुए छात्र हैं 60। मैथ्स अंग्रेजी में टोटल पास हुए छात्र दे रखे हैं 15। अंग्रेजी और फिजिक्स में टोटल पास हुए छात्र दे रखे हैं 10। और फिजिक्स और मैथ्स में टोटल पास हुए छात्र दे रखे हैं 5। और मैथ्स, अंग्रेजी और फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट में पास हुए छात्रों की संख्या दे रखी है 2। आप जल्दी से वेन डायग्राम बनाओ, जब एक बार वेन डायग्राम बना लोगे ना तब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा। जल्दी से वेन डायग्राम बना लो बेटा, जल्दी से, जल्दी से आप वेन डायग्राम बना लो फटाफट से। हाँ जी, क्योंकि जब आप वेन आरेख बना लोगे ना तो फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। मुझे सिर्फ ये बता दो, तीनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले छात्र कितने हैं? पहला क्वेश्चन है, मैथ्स, अंग्रेजी और फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले छात्र कितने हैं? तो तीनों सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं। तीनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले छात्र कितने हैं? मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स 100, 50 और 60। 100, 50, 60 तीनों के कितने हैं? तीनों के हैं 2। फिजिक्स मैथ 5, फिजिक्स और मैथ 5, 5 में से 2 आगे बचा कितना? 3। इंग्लिश फिजिक्स 10, इंग्लिश फिजिक्स 10, 10 में से 2 आगे बचा कितना? 8। मैथ्स इंग्लिश 15, मैथ्स इंग्लिश 15, 15 में से 2 आगे बचा कितना? 13। अच्छा 3 और 2 5 और 13 18, 100 में से 18 कम करो बेटा 82। 13 और 2 15 और 23, 50 में से 23 कम करो, 50 में से 23 कम करो बेटा, कितना आ गया? 27। ठीक है। हाँ 3 और 2 5 और 8 13, 60 में से 13 कम करो, कितना आ गया? 47। अब क्वेश्चन पूछा है तीनों में फेल होने वाले छात्र कितने हैं? तो बेटा टोटल पास्ड स्टूडेंट निकाल लो। टोटल पास्ट कितने हैं उसको टोटल में से घटा दो। टोटल पास हुए छात्र कितने? ये वैल्यू पूरी 100 है, 100। और बेटा 3 इधर जोड़ दो, 3 इधर जोड़ दो, तो 100 और 30 130, 130 और 50 180, 180 और 2 182। टोटल पास 182। तो 82 में 200 में से 182 माइनस कर दो, आंसर कितना आ गया? 18। आंसर कितना आ गया? 18। तो 18 वो स्टूडेंट हैं जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हुए। बस मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, आप अगर उन दोनों क्वेश्चन के आंसर दे दो तो फिर समझ लो आप परफेक्ट हो गए। फेल्ड, नहीं 3 क्वेश्चन पूछूंगा, 3। फेल्ड ओनली इन इंग्लिश, फेल्ड ओनली इन इंग्लिश, फेल्ड इन इंग्लिश, और एक और क्वेश्चन, फेल्ड ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी, फेल्ड ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी, फेल्ड ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी। और एक चौथा क्वेश्चन और,
फेल्ड इन इंग्लिश एंड हिंदी। बस अगर ये 4 क्वेश्चन के आंसर आपने दे दिए, मजा आ जाएगा अल्टीमेट। टोटल 210 कैसे हो गए भाई मेरे? अच्छा अच्छा अच्छा, बस जस्ट 13। हाँ सही तो है, 82 तो सही तो है बेटा। ये 100 हो गया, तो 3 इधर गया, 30, 100 और 30 130 और 50 180 और 2 182 तो है। 200 में से 182 माइनस कर दो, 18 बच गए ना। कहाँ दिक्कत है? सही तो है। हिंदी कहाँ है? अबे हिंदी नहीं है तो इसको फिजिक्स कर लो, फिजिक्स। इंग्लिश फिजिक्स, इंग्लिश फिजिक्स। अगर आपने इन चारों क्वेश्चन के आंसर दे दिए ना इस पास हुए वेन डायग्राम से, तो अल्टीमेट मजा आ जाएगा। पास की संख्या 210। अबे 210 कहां से हो रही है भाई मेरे? ये टोटल कितने हैं? ये टोटल 182 है, 210 नहीं है, 182। 210 कहां से हो रही है भाई? अबे कहां से हो रही है 210? टोटल पास स्टूडेंट बेटा ये है, टोटल पास स्टूडेंट जब आप इनको काउंट करोगे। बेटा ये टोटल 210 है, लेकिन इसमें मैथ्स और इंग्लिश के कॉमन है ना 15। ये टोटल मैथ्स में पास होने वाले 100 थे, ये मैथ्स के साथ साथ अंग्रेजी में भी पास हुए हैं, तो बेटा ये 15 इसमें कॉमन आ रहा है। ये 10 कॉमन है, 5 कॉमन है। समझो बात को। तो बेटा तुम तो फिर तो अलग अभी अभी पधारे हो, तुम तो फिर अभी अभी पधारे हो क्लास में, तुम थोड़ा सा वेट करो, है ना। स्टार्टिंग से क्लास देखना, तब तुम्हारे को समझ आएगा। चलो अब लिखना बंद करो, अब बोर्ड पे देखो ध्यान से। अब लिखना बंद कर दो, अब बोर्ड पर ध्यान से देखो बेटा, लिखना बंद कर दो, लिखना बंद कर दो, बोर्ड पर ध्यान से देखो, बिल्कुल लिखना बंद कर दो, बोर्ड पर ध्यान से देखो। दूसरा क्वेश्चन है फेल्ड ओनली इन इंग्लिश, फेल्ड ओनली इन इंग्लिश। बेटा केवल अंग्रेजी में फेल चाहिए, अंग्रेजी, मैथ्स और फिजिक्स 3 सब्जेक्ट हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि केवल अंग्रेजी में फेल होना चाहिए। अगर केवल अंग्रेजी में फेल है, इसका मतलब मैथ्स और फिजिक्स में पास है। तो ये वो छात्र हैं जो केवल मैथ्स और फिजिक्स में पास हो रहे हैं, और केवल मैथ्स और फिजिक्स में पास होने वाले छात्रों की संख्या है 3। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर 3 आ जाएगा। केवल मैथ्स और फिजिक्स में, केवल मैथ्स और फिजिक्स में पास होने वाले छात्रों की संख्या है 3, तो इस क्वेश्चन का आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा तीसरा क्वेश्चन है बेटा फेल्ड इन इंग्लिश। इन दोनों ही क्वेश्चन में बेटा फर्क है, इन दोनों ही क्वेश्चन में फर्क है। ये केवल अंग्रेजी में फेल करने हैं और ये टोटल अंग्रेजी में फेल करना, मतलब ये केवल अंग्रेजी में फेल होने चाहिए, बाकी किसी में फेल नहीं होने चाहिए। इसमें क्या है, अंग्रेजी में फेल होने चाहिए, अंग्रेजी के साथ साथ किसी और में भी फेल हो सकते हैं, अंग्रेजी के साथ साथ किसी और में भी फेल हो सकते हैं। तो मुझे बताओ अंग्रेजी में पास होने वाले कितने हैं? 50। टोटल अंग्रेजी में पास होने वाले कितने हैं? 50। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 200। 200 में से 50 कम कर दो, 150। तो ये 150 वो छात्र हैं जो अंग्रेजी में फेल हो चुके हैं, ये 150 वो छात्र हैं जो टोटल अंग्रेजी में फेल हो चुके हैं। ये तो वो है जो केवल अंग्रेजी में फेल हुए, ये वो है जो टोटल अंग्रेजी में फेल हुए। टोटल मतलब अंग्रेजी के साथ साथ मैथ्स में भी फेल हो सकते हैं और फिजिक्स में भी फेल होंगे। ये केवल अंग्रेजी में फेल होंगे, बाकी किसी में फेल नहीं होंगे, बाकी किसी में फेल नहीं होंगे। तो इन दोनों क्वेश्चन में अच्छे से अंतर समझ लो। ये क्वेश्चन इस कंडीशन से निकलेगा और ये क्वेश्चन तो नॉर्मल कॉमन सेंस से निकलेगा। अंग्रेजी में टोटल पास 50 है, तो 200 में से 50 कम कर दो, 150। 150 अंग्रेजी में फेल हो गए, सिंपल सी बात है।
लेकिन हम कहेंगे केवल अंग्रेजी में फेल होंगे तो केवल अंग्रेजी में वो फेल होंगे जो केवल मैथ्स फिजिक्स में पास होंगे। चलो ये 2 क्वेश्चन समझ आ गए आपको, दूसरा और तीसरा, तो दूसरा तीसरा मैं यहां से हटा देता हूं। अब जरा चौथे क्वेश्चन को समझो बेटा। फेल्ड ओनली इन, जब ओनली वर्ड यूज होता है ना बेटा, तो हम अपनी कंडीशन लिखना शुरू कर देते हैं। फेल्ड ओनली इन इंग्लिश एंड फिजिक्स, तो बेटा 3 सब्जेक्ट तुरंत लिख लो। जब ओनली वर्ड यूज होता है, जैसे ही ओनली वर्ड यूज हो ना, फिर अपनी कंडीशन लिख लो। केवल इंग्लिश और फिजिक्स में फेल करना है, केवल इंग्लिश फिजिक्स में। इसका मतलब ये वो छात्र हैं जो केवल हिंदी में पास होंगे, हम हिंदी में इनको फेल नहीं कर सकते। ये वो छात्र हैं, अच्छा मैथ्स, सॉरी मैथ्स 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 मैथ्स, हाँ ये वो छात्र हैं जो केवल मैथ्स में पास होंगे। और केवल मैथ्स में पास होने वाले कितने हैं? 82। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 82। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 82। और सबसे आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फेल्ड इन इंग्लिश एंड फिजिक्स। अब बेटा इंग्लिश और फिजिक्स में फेल चाहिए, इंग्लिश फिजिक्स में फेल चाहिए, लेकिन इंग्लिश फिजिक्स के साथ साथ, इंग्लिश फिजिक्स के साथ साथ वो मैथ्स में भी फेल हो सकते हैं। तो यहाँ पर 2 कॉम्बिनेशन है। पहला कॉम्बिनेशन केवल इंग्लिश और फिजिक्स में फेल हो, दूसरा कॉम्बिनेशन तीनों में फेल हो। तो बेटा केवल इंग्लिश फिजिक्स में फेल होने वाले कितने हैं? 82। और तीनों में फेल होने वाले कितने हैं? 18। तो यहाँ पर 82 और 18 जुड़ जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 100। ठीक है, क्योंकि भैया इंग्लिश और फिजिक्स में टोटल वो फेल होंगे जो टोटल मैथ्स में पास हो गए। नहीं सॉरी, टोटल मैथ्स पास नहीं है इसमें 82। हाँ, इंग्लिश और फिजिक्स में फेल होने वाले 2 कॉम्बिनेशन आ गए, एक तो वो जो केवल अंग्रेजी फिजिक्स में फेल हुए, दूसरा कॉम्बिनेशन जो तीनों में फेल हुए। तो इन दोनों में फेल होने वाले 82, तीनों में फेल होने वाले 18, 82 18 100। अब आप इन तीनों को, चारों पांचों क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, आराम से 2-2 3-3 बार, 4-4 बार, 5-5 बार कर लेना। उसके बाद आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। ठीक है, जो मेन चीज थी ना बेटा, वो ये है, जो मेन है वो ये है। इसको अच्छे से समझ गए तो सब कुछ क्लियर हो गया। ये है मेन आपका। चलिए साहब, तो फाइनली इस चैप्टर को हम खत्म कर चुके हैं और मुलाकात करेंगे अब आप लोगों से हम कब? मुलाकात देखो, अंग्रेजी, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश फिजिक्स मैथ, हमें चाहिए इंग्लिश और फिजिक्स में फेल। तो हमें इंग्लिश और फिजिक्स में फेल करना पड़ेगा, कंफर्म है। मैथ्स के 2 कॉम्बिनेशन है, मैथ्स में पास भी हो सकता है और मैथ्स में फेल भी हो सकता है। तो हमें इस क्वेश्चन के आंसर के लिए इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। और बेटा ऊपर वाले की वैल्यू कितनी है? 82। इसकी वैल्यू कितनी है? 82, क्योंकि ये केवल मैथ्स में पास थे। और इसकी वैल्यू कितनी है? 18, जो तीनों में फेल है। तो 82 + 18 हो गया 100। हाँ जी, चलिए साहब, अब मिलते हैं आपसे कल एक न्यू चैप्टर के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।